खबर ये जो आज आई है रिपोर्ट ब्रॉडशीट, स्विस केसेस और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, क्या कहते हैं आप? देखिए सभी, पहले तो हमने ये देखना है कि एक वन मैन कमीशन रिपोर्ट किस मैंडेट के तहत आती है। वो एक कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट है 2017 का। उसमें फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मैटर हो और जिसकी वो तहकीक करवाना चाहे किसी से, तो वो एक रुकनी कमीशन से या उससे ज़्यादा से भी किसी को भी नॉमिनेट करके उसकी तहकीकात जो है वो कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। तहकीक तो फिर खैर बार की बात है। तो अब देखना ये है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे वो तो ब्रॉडशीट के हवाले से ही थे कि वो किस तरीके से नैब ने जो है एक वायदा किया एक कंपनी से और उसके बाद फिर उसको ख़त्म कर दिया गया और फिर उस कंपनी ने जो है वो सूट फाइल किया, डैमेजेस का वो डिक्री हुआ, पैसे भी गलत लोगों को दिए गए। तो उस पर ये जो कमीशन की रिपोर्ट होती है वो कोई शक नहीं है कि वो फैक्ट्स फाइंडिंग करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को टच करते हैं, सब चीज़ों को देखने के बाद 26 गवाहों को इन्होंने किया की है और उसके बाद उन्होंने फिर उसकी बेस के ऊपर अपना एक फाइंडिंग दी और रिकमेंडेशन, सिफारिशात भी दी कि आप ये इसके बारे में करें। अब ये जो रिपोर्ट है ये वापस चली जाती है वफाकी हुकूमत के पास, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। और इस लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि फेडरल वफाकी हुकूमत को भेजने के बाद वो 30 दिन के अंदर अंदर इसको पब्लिक करना भी लाजमी होता है। तो उसी की तौसीक शायद आज काबीना ने भी कर दी कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। अब देखना यह है कि इसकी क्या एविडेंट्री वैल्यू क्या है। ये वन मैन कमीशन रिपोर्ट जो है इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सीनियर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल था, लेकिन इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो क्या डायरेक्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब होना ये है कि ये बेसिकली ये जो वन मैन कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, ये गाइडलाइन है, वो निशानदही कर रही है कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन इसकी क्रिमिनल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब स्विस अकाउंट्स के सिलसिले में भी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, रिपोर्ट ये मुझे बताइए कि स्विस अकाउंट खुल सकते हैं? फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है। हाँ, ये एक ज़रा डिबेटेबल इशू है। उसकी वजह ये है कि वैसे तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ये है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो है या उसकी तहकीक जो है वो उस वक्त तक चल सकती है जब तक कि असल मुल्ज़िमान जो हैं वो कटहरे में ना ला दिए जाएं और उनको सज़ा ना हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि क्या एक शहरी को या कुछ अफराद के मजमूए को एक ही जुर्म में 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा या 1 से ज़्यादा दफ़ा उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और ट्राई किया जा सकता है? तो उसका जवाब जो है वो आर्टिकल 13 है आईन पाकिस्तान 1973 का। वो एक गारंटी देता है किसी भी शख्स को कि किसी के खिलाफ 1 से ज़ायद दफ़ा प्रोसिक्यूट किसी को नहीं किया जा सकता और 1 से ज़ायद दफ़ा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि इसको ये देखना पड़ेगा कि एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, एक मामला जो कि दब चुका है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उसके नतीजे में एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो थे उनको वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े और एक बहुत लंबी चीज़ें वहाँ पे हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसको इतना आसानी से ये नहीं किया जा सकता कि अगर वन मैन कमीशन ने उसकी निशानदही कर दी कि वो रिकॉर्ड जो है वो नैब के ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको दोबारा एक उसकी तहकीक क्रिमिनल हो और दोबारा उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। ये मेरा ख्याल में उसमें आर्टिकल 13 जो है आईन पाकिस्तान का वो मज़ाहिर है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि इतने पुराने मुर्दों को उखेड़ने का फ़ायदा नहीं है। अभी जो आपने जिन चीज़ों की कॉग्निजेंस नैब ने ली हुई है या FIA ने ली हुई है, उसी को ही अगर मंतकी अंजाम तक पहुँचा दे। कहते हैं कि जो माजी में फैसले हुए आसफ अली ज़रदारी साहब के से एहतसाब अदालत ने जो किया, उन्होंने कहा कि असल डॉक्यूमेंट नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, ये फ़ोटो स्टेट कॉपीज़ हैं, इनकी बुनियाद पर हम फैसला सज़ा का नहीं कर सकते, और वो केसेस में आसफ ज़रदारी साहब बरी हो गए। तो अब वो रिकॉर्ड सारा मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात ये कि आप ये देख लें, आप इसको भूल जाएं कि इस वक्त नैब ऑर्डिनेंस के तहत कौन चेयरमैन है, कौन डिप्टी चेयरमैन है, कौन प्रोसिक्यूटर जनरल है, कौन है। आपने देखना ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है ये एक इदारा है जो कि वजूद में आया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत। इसके कोई भी एक्ट्स हैं वो नैब के एक्ट्स हैं। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त कोई चेयरमैन नैब
था उसने किसी को फेवर किया, या उस वक्त की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उन्होंने प्रॉपर एक प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनाया, इसके बावजूद कि असल दस्तावेजात मौजूद थी, रेफरेंस में उन्होंने फोटोकॉपीज दी, जिसका फ़ायदा मुलज़िमों को मिल गया। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की कोई मिसडीड जो है उसको आने वाले वक्तों में दोबारा नहीं, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। अच्छा, एक मेरा फिर यहाँ पर आप इससे सवाल है, हमने देखा है जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, अमेरिका है, यूरोप है, उसमें 20-20 साल के बाद DNA एविडेंस की बुनियाद पर बहुत सारे लोग रिहा हुए और बहुत सारे लोग पकड़े गए जी। क्योंकि जब आपके पास एक एविडेंस आ जाता है तो अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको सज़ा मिलेगी, और अगर जुर्म नहीं किया तो उसको जज़ा मिलेगी, उसको रिहा किया जाएगा। अब अगर किसी ने कुछ किया उस वक्त और ऐसी गवर्नमेंट एक है जो मेरिट पे चीज़ों को देख रही है, तो माजी की जो गलतियां हैं, फ़ायदा उठा लिया किसी मुलज़म ने, उसको इम्प्रूव करने में क्या प्रॉब्लम? देखिए बात ये, कानून कहाँ पे रोकता है? मैं आपको बताता हूँ, अगर एक फ़र्ज करें कि 2020 में एक कत्ल हो गया, उसके मुलज़िम नहीं पकड़े जा रहे, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कुछ लोग जो है वो बरी हो गए, लेकिन अदालत ने उसमें लिख दिया कि ये जो तहकीक थी ये फॉल्टी थी, लिहाजा आप अपने इसकी तहकीक जारी रखें, और वो जारी रह सकती है। लेकिन बात यह है कि मैं तो क्या कह रहा हूं कि लोगों को सजा हो चुकी है, 14-14 साल कैद में है, वो इम्प्रूव हुए, वो रहा हुए। वहां पे अमेरिका और यूरोप में जो जस्टिस सिस्टम है वो ऐसा है कि वो उस वक्त तक किसी के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनाते, अदालत में नहीं भेजते, जब तक उसकी पूरी शहादतें और मटेरियल कलेक्ट ना कर लें, फोरेंसिक और सारा, चाहे भले उसमें 20 साल लग जाएं, वो इस चीज को इंश्योर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। यहाँ पे मामला ये है कि नैब ने बतौर इदारा एक रेफरेंस बनाया, उसमें उन्होंने जो असल दस्तावेजात थी वो नहीं लगाई, जिसकी बेसिस के ऊपर ट्रायल में आसफ जरदारी साहब और दीगर जो है वो बच गए, वो बरी हो गए, उस टेक्निकलिटी का फ़ायदा उठाते हुए। मैं ये कहता हूँ कि अब उसके ऊपर ये एक लीगल एस्टॉपल है। ठीक, अब उसको दोबारा आप ये नहीं कह सकते कि जब हमारे पास असल दस्तावेजात आ गई हैं, वहाँ पे आर्टिकल 13 जो आईने पाकिस्तान का है, हाँ ये ज़रूर है कि आप इसका तयन करवा सकते हैं कि उस वक्त कौन हेल्प ऑफ अफेयर्स के इंचार्ज थे प्रोसिक्यूशन के, और उस वक्त किन ने ये एक और अगर किसी ने गफलत की तो उनको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन आप उसी मटेरियल की बेसिस के ऊपर जिस पे वो पहले बरी हो चुके हैं, जो शक का फायदा उनको मिला है या टेक्निकल फायदा मिला है, वो आप दोबारा उसको आप नहीं कर सकते। चलिए ये तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये अहमद बिलाल सूफी एक बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं और प्रोफेशनल लॉयर हैं, वो ज़ाहिर है उनका अपना तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई और बाकी वो शाहिदुल्लाह बेग साहब, गुलाम रसूल साहब, एहसन साकिब साहब, तो ये क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज हो सकता है। देखिए मैंने चूंकि वो रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अगर कोई आपको क्लाइंट देगा तो आप उससे 2 लाख रुपया कम से कम इसका पढ़ने का वसूल करेंगे। बहुत ज्यादा सफ़े हैं ये। मैं जरूर पढ़ूंगा, ये बगैर पैसों के पढ़ूंगा। लेकिन बात ये है कि अब मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कौन सा क्रिमिनली लायबल किया है, उनको एक कौन सी ऐसी उनकी जो मिसडीड थी या उनकी कोई ऐसा कौन सा ओमिशन था जिसमें उन्होंने मुनासिब समझा कि इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बारे में मैं चूंकि अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन बात यह है कि नॉर्मली जो वकला होते हैं वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में जो भी केस अगर हार भी जाते हैं, लेकिन अगर उनकी कोई बहुत ज़्यादा कोई इसमें मिसकंडक्ट शामिल ना हो, ये बात ज़रूर है, नॉर्मली कि उनको आप जो है रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। नहीं, मैंने इसको देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मैं आई एम नॉट ए लॉयर, बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो मैं उस पर तो बात नहीं करना चाहता। और अभी देखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐलान पीछे माजी में किए हैं बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन एक चीज़ अभी मैं आपको बता दूं कि जो उनकी सिफारिशात हैं कि अगर कुछ अफराद के उन्होंने नाम सामने लेके आए हैं कि इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो भी जो भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उनको करेगी, वो FIA है या पुलिस है, वो एटलीस्ट ये ज़रूर देखेगी कि क्या उनके खिलाफ जिन चीज़ों की निशानदही की गई है उसमें उनका कोई क्रिमिनल इंटेंट उसमें शामिल है या नहीं है। तो ये भी अभी उस डिटरमिन होना बाकी है, डिटरमिन होना वो करेगी। लेकिन बहरहाल ये एक पाकिस्तान का पैसा गया, नाजायज़ गया, बड़ी गफलत हुई, और फिर जो ओरिजिनल जो ऑर्डर था अगर उस वक्त उसकी पेमेंट हो जाती तो फिर भी 8-9 मिलियन पाउंड बच सकते थे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तो एक केस ऑफ निगलेक्ट है इसमें। और उसमें कहीं पे मेरे ख्याल में हमने ये सुना था कि उसमें कुछ एक रकम ऐसी भी है जो कि अनऑथराइज्ड लोगों को भी दे दी गई, तो उसकी भी तहकीक होना यही जो बेसिकली
रकम जो है, जो वकील और ये जो कार्रवाई का फैसला किया गया ना, ये उसी रकम की अदायगी के हवाले से बिल्कुल हो सकता है कि वो उसको बहरहाल अब वापस तो नहीं आने पैसे, अभी तक तो कोई पैसा वापस नहीं आया। लेकिन चले बहरहाल एक अखबारात, अब ज़रा थोड़ा सियासी मामलात पर आ जाते हैं। मरीम नवाज साहबा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी बाहर, अभी भी यही कह रही हैं कि मैं इस हुकूमत को रुखसत किए बगैर नहीं जाऊंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये बात कही कि मरीम साहबा जो हैं वो इस हुकूमत को रुखसत किए बगैर नहीं जाएंगी, और वैसे अगर कोई चला जाता है बाहर रिश्तेदारों से मिलने और मिल के आ जाते तो इसमें क्या कबाहत है। तो उसको इस तरह फिर मीडिया में लिया गया पोर्ट्रे कि शायद वो कह रहे हैं कि मरीम साहबा ने बाहर जाना है। इन हालात में कानूनी तौर पर कोई ऐसा है देखिए रास्ता मरियम के लिए बाहर जाने का? दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि किसी के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा चल रहा है और वो उसमें ज़मानत पे है, उसके बैरून मुल्क सफ़र पे कोई ऐसा कोई कदगन नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला ये है कि चूँकि मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनको बाकायदा एहतसाब के एक मुकदमे में उनको सज़ा हुई और उनकी सज़ा हाई कोर्ट ने मुअत्तल की और वो बेल पे हैं, उसका फैसला भी होना है। और अब नैब ने अर्ली उनकी हेयरिंग के केस फिक्स किया जाए, उसके लिए भी दरखास्त दे दी है। अब चूंकि उसमें देखिए बात यह है कि अब अपील जो है वो उसका एक अपना टाइम होता है, वो अपने नंबर पे जो है फिक्स होती है। तो जब तक वो उनका जो ज़मानत पे रिहा हैं या उनकी सज़ा मुअत्तल है, तो कानूनी तौर पे ऐसा सच कोई उन पर पाबंदी नहीं है कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन अगर उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में फेडरल गवर्नमेंट ने डाला हुआ है तो फिर उनको फिर वो जो है वो रुकावट ज़रूर अबूर करनी पड़ेगी, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट उसको कैबिनेट में रखेगी। अगर वो समझते हैं कि इनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुकम्मल तौर पे या 1 टाइम या 2 टाइम अगर उसको उनको निकाला जाए तो वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो अदालत भी तो कोई इस हवाले से अदालतें, मेरा ख्याल है कि इसमें चूंकि इसमें जो अदालत है वो मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट है, डिवीज़न बेंच। अगर हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट मौजूद है कि अगर कोई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए नाम की कोई दरख्वास्त जाती है तो वो या तो मुतल्लिका अदालत के सुपुर्द कर देती है, या इस सूरत में वो जो डिवीज़न बेंच है जिन्होंने कॉग्निजेंस ली हुई है वो भी इसकी इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का जो है हुक्म उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक कि उनकी रिप्रेजेंटेशन खारिज ना हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट कर दे और उसको फिर वो 199 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट की जो है वो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करें, और हाई कोर्ट फिर उसको देख सकता है कि क्या उनको जो नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से नहीं निकाला जा रहा तो उसका जुडिशल रिव्यू का बहरहाल उनके पास इख्तियार हासिल। वैसे देखें, नवाज शरीफ साहब भी शुरू में यही कहते थे मैंने बाहर नहीं जाना, फिर वो शहबाज शरीफ साहब वालदा को लेके आए, बड़ा एक टोपी ड्रामा हुआ कि चले जाएं भाईजान। हमने तब भी रिपोर्ट किया कि वो वहाँ पर वो कीमे के नान खा रहे थे। मुझे एक डॉक्टर ने ये बात बताई थी और बड़ी तादाद में आ रहे थे नान, और एक वक्त में वो 2 नान खा रहे थे और वो भी मोटे गोश्त के, बड़े गोश्त के। तो अब आप वो इसका मतलब बीमार तो नहीं थे, और लेकिन बज़ाहिर यही था कि जी वो बड़े बीमार हैं और वो तो जाएंगे नहीं। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान में ही रहना मैंने। फिर अम्मा आई, शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा नहीं भाई जी तुम चले जाओ, बड़ा मामला ऐसा है, कौम भी दुआएं मांग रही है, तो वो चले गए। तो अब मरीम साहबा भी बिल्कुल उसी पैथ पे हैं, मैं नहीं जाना, इमरान खान को भेज के घर जाऊंगी। देखिए तो ये तो हो सकता है अगर कौम अपील करे अपनी बेटी को कि आप चली जाएं तो। सभी मैं आपको एक बात बताऊं, आपको भी पता है मुझे भी पता है पाकिस्तान में किस तरीके से मामलात जो हैं वो चलते रहे हैं। माजी में भी इनको इतनी लंबी लंबी सज़ाएँ हुई थी, फिर वो एक आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ने उनको माफ़ किया, पार्डन किया, वो फिर चले गए। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में या पाकिस्तान पीनल कोड में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पसे पर्दा होती हैं, तो पसे पर्दा चीज़ों से ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं इनकार कर सकता हूँ। तो वो जब चीज़ें किसी एक ख़ास लेवल पे वो जो ख़ास लोग हैं जब वो एक चीज़ का तयन कर देते हैं तो फिर उसका कानूनी रास्ता भी निकल आता है, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकल जाता है। नहीं लेकिन मरियम साहबा तो वो जो ख़ास रास्ते हैं उनकी तो तहरीक और उनकी तो जिद्दोजहद ही है कि वो ख़ास रास्ते बंद किए जाएं जो निकलते हैं। तो अब अगर वो खुद उन रास्तों पे चलकर बाहर जाएंगी तो वो जो इतनी बड़ी कैंपेन और तो वो तो बड़ा बिट्रेल नहीं हो जाएगा अपने ही नारे से। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मतलब बड़ा बरबला ये बात कह दूँ, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ना कोई नेल्सन मंडेला है ना ची गुवेरा है।
ठीक है जी, उनको जहां जहां पे कहां पे सहूलत मिलेगी, लेकिन मैं एक वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।